दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। तो प्राचीन इतिहास के जो हमने मौर्य काल तक किया था, 2 पार्ट में मौर्य काल को ख़त्म किया था और आज हम मौर्योत्तर काल के जो प्रश्न बनते हैं 65 या 66 के आसपास जो प्रश्न बन रहे हैं, आज हम उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ए स्ट्रेटो सेकंड, बी स्ट्रेटो फर्स्ट, सी टेमोट्रियस, डी मिनांडर। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए स्ट्रेटो सेकंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ए होविस्क, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी अगाथोक्लीज। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी अगाथोक्लीज। यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर यह आरओ और यूपीपीसीएस में जो पूछे गए हैं उनके प्रश्न हैं। और यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरओ या यूपीपीसीएस में ही पूछे जाएं या सीजीएल, सीएचएसएल। आजकल तो पेट के एग्ज़ाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस, यूपीपी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जहाँ इतिहास पूछा जाता है वहाँ इतिहास के प्रश्न जरूर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजित। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी मिलिंद, क्योंकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित लगभग एक ही समयकालीन थे। अगला प्रश्न है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के। अगला प्रश्न नंबर 5 हमारा है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ए जूनागढ़, बी भितरी, सी नासिक, डी सांची। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए जूनागढ़। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है, जूनागढ़ के गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी बिंदुसार ने, सी अशोक ने, डी रुद्रदामन प्रथम ने। तो दिया है बिना बेगार किए, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा
डी, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? वो हमारा हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न नंबर 7 है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ए ताम्र, बी रजत, सी प्रोटीन, डी स्वर्ण। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ताम्र। अगला प्रश्न नंबर 8, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, मिलाते हैं इनको हम, सूची 1 को सूची सेकंड से। तो सबसे पहले अगर देखें हम तो विम कटफिशेस की बात करते हैं, तो विम कटफिशेस था हमारा कुसाड़, डी का हो जाएगा 2, और डी में 2 अगर देखें तो हमारा ए वाला ऑप्शन कट जाएगा और डी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा हमारे पास बी और सी। रुद्रदामन की बात करते हैं तो यहाँ रुद्रदामन बी से आ जाएगा, ये थे शक, तो शक यानी कि बी का 4, और बी में जब 4 आएगा तो बचेगा सिर्फ हमारा ऑप्शन सी वाला, क्योंकि यहाँ बी 4 है बी वाले ऑप्शन में, तो बी हमारा कट जाएगा और बी में यहाँ पर हो जाएगा 4 ये वाला। तो इस प्रकार ए का 3 हिंद यूनानी हो जाएगा, गोंडो फर्नीच हो जाएगा ए पहलव। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर निकलकर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 दिया है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी कुषाण। प्राचीन भारत में निम्न में से कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, कुषाणों के द्वारा सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? ए विम कटफिशेस, बी कनिष्क, सी नहपाड़, डी बुद्ध गुप्त। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो हो जाएगा हमारा कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ, बुद्ध के चित्रों का। अगला प्रश्न नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ए कुजुल कटफिशेस, बी विम कटफिशेस, सी कनिष्क प्रथम, डी हुविस्क। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कटफिशेस को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ए विम कटफिशेस, बी कुजुल कटफिशेस, सी कनिष्क, डी हर्मवीज ने। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विम कटफिशेस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 दिया है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ए पुष्यमित्र सुंग, बी मेनांडर, सी विम कटफिशेस, डी
गौतमी पुत्र सातकर्णी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, विम कटफिशेस। अगला प्रश्न नंबर 15 दिया है। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ए वासुदेव, बी मित्र, सी इंद्र, डी कार्तिकेय। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी, कार्तिकेय। अगला प्रश्न नंबर 16, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी सन, बी 81 ईस्वी सन, सी 98 ईस्वी सन, डी 121 ईस्वी सन। तो इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा बी, 81 ईस्वी सन। अगला प्रश्न कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ए 178 बीसी, बी 101 एडी, सी 58 बीसी, डी 78 एडी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी, 78 ईसा पूर्व या एडी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 606 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा बी, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न नंबर 19, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर या वर्षों में है? ए 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 320 वर्ष। तो यहाँ इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, 135 वर्ष। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं हम। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईसा पूर्व प्राप्त होता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत 2019 प्लस 57 बराबर 2076 हो जाएगा तथा शक संवत 2019 माइनस 78 1941 हो जाएगा। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 2076 से 1941 बराबर 135 वर्ष है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 20, यह है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो देखते हैं यहाँ पर 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी 15 मई अथवा 16 मई, सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 78 ईसा पूर्व, बी 57 ईसा पूर्व, सी
72 ईसा पूर्व, डी 56 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ए 1931, बी 1952, सी 2066, डी 2087। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए 1931। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष किसका समकालीन था? ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी कनिष्क का, डी हर्षवर्धन का। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी कनिष्क का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, वो है पतंजलि, और ये तीनों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 दिया है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ए अश्वघोष, बी पार्स, सी वसुमित्र, डी विशाखदत्त। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी विशाखदत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 दिया है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ए श्रावस्ती। कनिष्क के रवतक अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ए सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक, डी जीवक। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा एक से इसमें तो दो होंगे, शायद चरक ने भी तक्षशिला में और जीवक ने भी तक्षशिला में आयुर्वेद की विद्या प्राप्त की। तो यहाँ एक ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, यानी कि सी और डी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन होंगे। तो इसका सलूशन देखते हैं एक बार। दिया है, वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्ध का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित बिंबिसार का राजवैद्य, जीवक कनिष्क का राजवैद्य चरक,
बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर सी और डी दोनों हो सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ए. सारनाथ अभिलेख, सारनाथ लेख, बी. बेसनगर लेख, सी. अयोध्या लेख, डी. हाथी गुम्फा लेख। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी. अयोध्या लेख। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए. सातवाहन वंश, बी. कुषाण वंश, सी. कण्वा वंश या कण्व वंश, डी. गुप्त वंश। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी. कण्व वंश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. खारवेल, सी. गौतमीपुत्र सतकर्णी, डी. वासुदेव, ई. समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ तो हो जाएगा हमारा सी. गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, यह मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ए. सातवाहन, बी. पल्लव, सी. चोल, डी. चालुक्य। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए. आंध्र सातवाहन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ए. चेर, बी. चोल, सी. पांड्य, डी. सातवाहन। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी. सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए. पांचाऊ, बी. पानयांग, सी. सी हुआनटी, डी. हो टी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा चीनी जनरल पानचाऊ ने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ए. गुप्त वंश, बी. मौर्य वंश, सी. कुषाण वंश, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा, एक तो मौर्य वंश की सीमाएं थी, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है सी. कुषाण वंश। तो यहाँ 2 उत्तर हमारे यानी कि बी और सी मिल रहे हैं। तो देखते हैं इसका हम थोड़ा सा और इसके अंदर की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे और संबंधित ताकि और हम क्वेश्चन कर सकें। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थीं। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक
फैली थी? कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं थोड़ा सा हम। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ ए दिया है हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृद भांड, गलत है। कुषाण बी सही हो जाएगा। गांधार कला शैली, मुगल काल यानी कि मुगल अजंता चित्रकारी, गलत है ये भी। मराठा पहाड़ी चित्रशैली, यह भी गलत है। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, डी मौर्यों के समय। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कुषाणों के समय। गांधार कला शैली कुषाणों के समय फूली फली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 इसमें से कोई ना कोई सुमेलित है और एक इसमें से गलत है। तो यहाँ कुषाण की अगर बात करते हैं, स्वर्ण एवं ताम्र की मुद्रा सही है। बी गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत यानी कि सोने और चांदी के सिक्के, यह भी सही है। सातवाहन स्वर्ण, तो यह इसका गलत है। यानी कि कौन सही सुमेलित, हमें उत्तर सही बताना है। तो यहाँ सी हो जाए। कलचुरी देखते हैं, क्योंकि यह हमारा गलत है। कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, यह भी सही है। तो यहाँ गलत बता रहा, तो गलत हमारा यही है। तो सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40, सूची 1 तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो मिलाते हैं इनको हम। तो देखते हैं सबसे पहले गांधार कला शैली की बात करते हैं। तो ये हमारा ए से आ जाएगा सीधे 3 कुषाण। और जूनागढ़ शिलालेख की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बी का 4 रुद्रा दमन। और मिलिंद पान्हु तो हो जाएगा मिलिंद पान्हु। और तक्ष शिलालेख तो हो जाएगा हमारा पतिक। तो देखते हैं ए का 3 और बी का 4, सी का 1। तो ये हमारे तीनों मिल रहे हैं यहाँ सी वाले में। यहाँ ये तीनों कट जाएंगे क्योंकि ए 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तीनों कट रहे हैं। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? ए हिंदू मंदिर के कारण, बी
हाथी दांत के काम हेतु, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ए शिखर, बी वेरा, सी गांधार, डी नागर। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि दोनों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो जैसा कि प्रश्न रिपीट हो रहा तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला शैली, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ समय को वेस्ट ना करते हुए। प्रश्न नंबर 44 निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ए मौर्य मूर्तिकला, बी मथुरा मूर्तिकला, सी भरहुत मूर्तिकला, डी गांधार मूर्तिकला। तो इसका सही उत्तर देखिए तो यहाँ हो जाएगा डी गांधार मूर्तिकला। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए यूनानी शक कुषाण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ए साइरस, बी कैम्बिसिस, सी डेरियस प्रथम, डी सहार्थ। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा डी सातवाहन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 ए प्रश्न नंबर 48 आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ए वायु पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी बी दिया है विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा सी यानी कि आंध्र सातवाहन राजाओं की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। अगला प्रश्न, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ए अमरावती, बी नांदेड़, सी नाल दुर्ग में, डी दुर्ग में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था। ए प्रतिष्ठान, बी
नागार्जुन कोंडा, सी साकल अथवा सियालकोट, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ भी हो जाएगा ए प्रतिष्ठान, यानी कि अमरावती का नाम चेंज करके प्रतिष्ठान दे दिया गया है। यूपी लोअर सब प्री 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी सुदर्शन। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो देखते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं। शुंग वंश अगर देखें तो शुंग वंश की हो जाएगी 4, यानी कि पाटलिपुत्र, ए का 4, और बी सातवाहन वंश। यहाँ अमरावती नहीं है तो यहाँ पर दिया गया है पैठन, 3 हो जाएगा। और सी का अगर देखें तो कदम्ब हो जाएगा बी बनवासी, चंदेल राजा, ये इनकी राजधानी थी महोबा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ए सही हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। राजवंश और राजधानी, शुंग वंश, पाटलिपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम्ब, बनवासी, चंदेल, महोबा। अगला प्रश्न, दिया है निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सातवाहन सबसे पहले तो सातवाहन ही होना चाहिए। नंबर 1 पर तो यही आएगा। नंबर 2 वाकाट, नंबर 3 वाकाटक के बाद में चालुक्य, यानी कि 1 2 3 तीनों सुमेलित हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हम पकड़ लेंगे। 2 पर यह आएगा, नंबर 3 पर यह आएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं, यहाँ पर कथन 2 दिए हुए हैं, कौन सा सही है? नंबर 1, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। नंबर 2, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी सही है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही हैं, तो बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 56। तो देखते हैं, यहाँ पर नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी कि अभिलेख और शासक दिया नासिक में गौतमीपुत्र सतकर्णी, सही है। हाथी गुम्फा खारवेल, यह भी सही है। यह दोनों तो सही हैं। भीतरी, इसका डाउट है कुछ, गिरनार रुद्रादमन, यह भी सही। तो जब ये तीनों सही हैं तो ये हमारा सी वाला गलत हो जाएगा। 56 का सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ए वाकाटक, बी इक्ष्वाकु, सी शक, डी खारवेल। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी
इक्ष्वाकु। अगला प्रश्न नंबर 62 दिया है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ए गिरनार के स्तंभलेख के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभलेख के साथ, सी हाथी गुम्फा स्तंभलेख के साथ, डी सारनाथ लेख के साथ। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी खारवेल। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। अगला प्रश्न दिया है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ए चेदी वंश, बी कदम्ब, सी कलिंग, डी हर्यक वंश। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए चेदी वंश। अगला प्रश्न नंबर 62 दिया है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल, डी हुविस्क। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा सी खारवेल। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। महामेघवाहन वंश, बी चेदी वंश, सी सातवाहन वंश, डी रठभोजक वंश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ई। अगला प्रश्न नंबर 64, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में संबंधित जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा लेख अभी हमने बताया, तो राजा खारवेल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथी गुम्फा लेख राजा खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 65, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ए विधि, बी स्थापत्य कला, सी विज्ञान, डी साहित्य। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए विधि। अगला प्रश्न नंबर 66, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ए टेसियस, बी प्लिनी, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ई। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रंथ या पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों में से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो यहाँ पर सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो मौर्य काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक,
सारे प्रश्न आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं, आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके हमें सराहना दे सकते हैं। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और जैसा भी आपको लगता है आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।